सो हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स जपेश महेश्वरी बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1 की। ऐसे ही हम इस चैप्टर को प्रॉपर एंड एडिक्वेट टाइम देंगे। आप पूछेंगे क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो सिंगल हैंडेडली इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेस इसी चैप्टर से बनता है। हम इसमें एफबीडी बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम, आगे हम बात करेंगे ये सब के बारे में। फिर कौन से फोर्सेस कैसे लगते हैं, हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता है, हम सब इस चैप्टर में देखते हैं। आज हम उतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही हम बढ़ते रहेंगे लेक्चर्स में आगे, वैसे वैसे हम इसके और डेप्थ में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ मैकेनिक्स में यूज नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है, जो mg फोर्स है। ये ग्रेविटेशन में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा, बॉयंट फोर्स कैसे लग रहा है, mg कैसे डोमिनेट कर रहा है, ये हर जगह घुस जाएगा। हमें लगता है न्यूटन ने सिर्फ ये मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा, नहीं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कहीं भी कैसे भी यूज हो जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहले हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में? इनर्शिया। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ अ बॉडी जो उसके अंदर ही रहता है, जिसके चलते वो अपना जो स्टेट है, या तो रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आइए इसकी डेफिनेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो इनर्शिया है, वो जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच द बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट्स, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो ये जो इनर्शिया है ना, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसके चलते वो ऑपोज करना चाहता है। जो एक अच्छा शब्द है, ऑपोज करना चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो भैया बोलेगा मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ भाई, मैं मूव नहीं करूंगा खुद से। तो और अगर वो मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो वो भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे नहीं थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा मुड़ जाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो सीधा ही चलते जाना चाहेगा भाई। और वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। अब इसका बहुत ही एक बेहतरीन एग्जांपल है। समझ लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब एक बाइक आ रहा है, बाइक धीरे धीरे करके ब्रेक मार रहा है, लेकिन वो है तो मोशन में, और ये प्रॉपर्टी है वो बॉडी की, बाइक की, वो चलते रहना चाहेगा, वो धीरे धीरे रुकेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक लगा रहे हैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो धीरे धीरे रुकेगा। तो वो जब हमें हिट करेगा थोड़ी चोट लगेगी। लेकिन वहीं आप ये दूसरा केस एज्यूम कीजिए, मैं खड़ा हूं, भाई साहब पीछे से बस आ रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपना बिंदास खड़ा हूं। तो जब वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, उस पर फोर्स लगा, वो धीरे धीरे रेस्ट पे आएगा, क्योंकि इनर्शिया के चलते वो अभी भी मोशन में तो रहेगा। और जब ट्रक बस मुझे हिट करेगा तो भाई मेरा बचना तो शायद नामुमकिन ही होगा। तो इनर्शिया के भी 3 प्रकार होते हैं, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। इनर्शिया के जो 3 प्रकार होते हैं वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन वो प्रॉपर्टी बॉडी की है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा।
वो मूव करते रहना चाहेगा जब तक उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा भाई उसके सिस्टम में चेंजेस आएंगे, वो हम धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में डेप्थ में बात करेंगे। और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या, समझ लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं भैया खड़ा ही रहना चाहूँगा। अगर मैं एक बॉडी, आप मुझे एक समझ ले, तो जब तक मुझ पे पुश नहीं किया जाएगा, अरे भाई चल भाई चल भाई, तब तक मैं मूव नहीं करना चाहूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अगर मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैं उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहूँगा, चेंज नहीं करूँगा खुद से जब तक एक फोर्स ना अप्लाई हो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग देते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि जब हम एक कार में बैठे होते हैं, कार आगे चल रहा है, समझ लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते जा रहा है, तो जो हम लोग अंदर बैठे रहते हैं ना, तो हमारा बॉडी भी कहीं ना कहीं आगे डिस्प्लेस तो होते जा रहा है। भले ही वो कार के रेस्पेक्ट में वो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक से ब्रेक लगा, हम ब्रेक तो वो कार में लगा तो कार रुकेगा, भाई हमारा बॉडी तो में तो कोई ब्रेक नहीं लगा, हम तो आगे बढ़ते रहे। तो जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो हम आगे जाते हैं। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में समझ लीजिए हम लोग एक पहाड़ी इलाका में है, बस जाए जा रहा है, सीधा जाए जा रहा है, बस में हम बैठे हैं, हम सीधे जाए जाने खिड़ बैठे हुए हैं, तो हम सीधे ही जा रहे थे अभी तक, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक कर्व आया तो भैया बस ने फटाक से, ड्राइवर ने घुमाया गाड़, तो हम क्या होते हैं, हम तो सीधा जाना चाह रहे थे जैसे बस के हिसाब से, लेकिन जैसे ही अचानक से उस ड्राइवर ने क्या बोलते हैं बस को घुमाया, तो हम सब खिड़की की साइड में जाते हैं। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में समझ लीजिए हम बाइक पे बैठे हैं, हमारे पीछे कोई बैठा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बैठा है, अचानक से एकदम जब एक्सीलरेट करते हैं, वो आदमी आगे क्यों आता है, अरे भाई वो तो रेस्ट पे बैठा था कि नहीं, वो सॉरी आगे नहीं जाता, वो पीछे गिरने के सिचुएशन में हो जाता है, या कभी कभी आगे भी जाता, ऐसा क्यों होता है, अरे भाई वो तो रेस्ट पे था, सीट भी रेस्ट, अरे वो तो तुम थे, ज़्यादा होशियारी मारने के चक्कर में एक्सीलरेट कर दिए, तो वो बंदा कभी कभी नीचे गिर जाता है, तो कभी आगे लीन हो जाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के डेफिनेशन के बारे में। फिर हम लिखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सॉरी गाइस, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। इसमें मैं ऊपर वाले डेफिनेशन में एक चीज लिखना भूल गया, वो लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स? इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने बताया,
अगर एक बॉडी भाई साहब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि मैं अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करूं, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो चाहेगा भाई मैं मोशन में ही रहूं। जैसे कि मैंने कहा ना, बस अगर चल रहा है तो वो चलते रहना चाहेगा। जब जब हम ब्रेक लगाते हैं वो बस तुरंत तो नहीं रुकता ना, एक जितना ही इंस्टेंटली हम ब्रेक क्यों ना लगाए, वो हल्का सा आगे तो जाता है ना, हल्का सा, वो इसी प्रॉपर्टी के चलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई बाहर से या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा। वैसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसे जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब तक कोई मुझे धक्का नहीं देगा मैं इधर नहीं जाऊंगा, तो ये हुआ मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब तक कोई मेरा फोर्सफुली डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। जो बस वाला एग्जांपल था, हम तो जा तो भाई साहब सीधे ही रहते क्योंकि बस सीधा जा रहा था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने तुरंत बस घुमाई हम खिड़की के साइड चले जाते हैं। ये हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसी पे हम बात कर लेते हैं आखिर ये फोर्स क्या है, फोर्स क्या है। आइए फोर्स की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये फोर्स क्या है, ये इट इज द इंटरैक्शन। जैसे समझ लीजिए बस हुआ, बस पे हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो सिस्टम है बस, तो उस पे जो ब्रेक लग रहा है सराउंडिंग में भी तो चेंजेस आ रहा है कि बस धीरे धीरे करके रुक रहा है, पैसेंजर्स अंदर या तो आगे जा रहे हैं वैसे करके कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसके चलते इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। या तो फोर्स पुश टाइप का होगा या तो पुल टाइप का होगा, या तो पुश टाइप का होगा या तो पुल टाइप का होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, जिसे हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और ये तीनों ही लॉ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली मैकेनिक्स, मैं बार बार बोलूंगा, बट फॉर द एंटायर फिजिक्स। ये 3 लॉ बहुत बड़े पिलर हैं फिजिक्स के। तो पहले हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ की, फिर सेकेंड लॉ की, फिर एट द लास्ट थर्ड लॉ की। स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी तो गाइस आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्पेलिंग पे भरोसा मत कीजिएगा। ये डेफिनेशन वगैरह सब सही लिखाऊंगा, लेकिन ये स्पेलिंग ना भैया, थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है हमारी। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ने वही बताया कि अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो भाई अपना रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी कंटिन्यूअस अपना स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते जा रही है तो वो भाई मोशन में अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए। वो तभी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज करेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी चेंज करेगा, वरना भाई उसको कोई मजा नहीं आ रहा कि वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज करे।
तो न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ में आखिर बताया क्या? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि फोर्स लगाने से आखिर होगा क्या। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि अरे भाई फोर्स लगाने से आखिर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक सिस्टम पे। तो यही ना, अगर वो मोशन में है तो उसका वो मोशन बिगड़ सकता है। वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो कोई रैंडम मोशन करने लगेगा। अगर वो क्या बोलते हैं रेस्ट पे है तो उसके पास धीरे धीरे, अगर वो फोर्स, अगर फ्रिक्शन लग रहा है, कोई फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो सफिशिएंट हुआ तो धीरे धीरे करके एक्सीलरेशन आएगा जिसके चलते वो आगे जाएगा। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में, मैं बार बार बोलूंगा, यही बताया था कि अरे भाई फोर्स लगाने से होगा क्या। ओके, तो इसका देसी भाषा में मतलब यही होता है कि अगर अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो भाई अपना मजे से रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है, अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में, भाई वो उसी को कंटिन्यू करना चाहेगी जब तक हम उसको छेड़े ना का मतलब जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो आप इसको देसी मतलब को भी पॉज करके या स्लो स्पीड में करके एक जगह लिख लीजिएगा अच्छे से, कि अगर आपको इंग्लिश वाला डेफिनेशन समझने में दिक्कत आए तो ये देसी भाषा में आप समझ जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलूँगा, इसे भी लिख लीजिएगा कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि अरे भाई फोर्स लगाने से होगा क्या। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद अभी हम बात करेंगे कौन से 4 फंडामेंटल क्या बोलते हैं तरीके हैं, मतलब इंटरैक्शन के तरीके, फोर्सेस के तरीके, कौन से 4 प्रकार के हम इंटरैक्टिव फोर्सेस जो करेंगे। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम ग्रेविटेशनल आप वही बोल लीजिए, ग्रेविटेशन ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है mg, एक होता है G m1 m2/r²। ये हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर है, ये पूरा डिटेल में वहाँ किया जाता है, पूरा डेरिवेशन से लेकर सब कुछ। ये सबसे पहले आएगा इसी में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि mg कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस पे हम पढ़ते हैं टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12th में। तो इस पे पहला है टेंशन, नॉर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को मेन ये सब की ज़रूरत होती है, और ये मेन 12th का पार्ट है। ये टेंशन और नॉर्मल भी इसी चैप्टर में आएंगे, आगे जाके हम ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे और चौथे होते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इन दोनों पे हम ज़्यादा बात चर्चा नहीं करते, ना इस चैप्टर में ना आगे मैकेनिक्स में भी। ये 2 नंबर 3 और नंबर 4 वाले फोर्स ज़्यादा कोई काम के नहीं आते। मेन जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्लास 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बहुत बड़ा चैप्टर है और 12 का वन ऑफ द मेजर चैप्टर है, उस पर पढ़ते हैं हम। और ये mg तो अभी पढ़ेंगे, mg, टेंशन, नॉर्मल, ये सब इसी चैप्टर में कवर होगा। और ये जो G m1 m2/r² है, ये हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो अब चलते हैं, मूव करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या है,
वो हम बोलते हैं, चलिए बता ही देते हैं। ये जो मोमेंटम होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। लेकिन ये जो m इंटू वी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सेंटर ऑफ मास में हमें पता चलेगा ये m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, नॉट m इंटू वी, जस्ट इट इज m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है कि जितना फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आज तक हम जो आपको पता ही होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, वो सब बोलते हैं m इंटू ए होता है, राइट? ये गलत है। मतलब ये गलत किस लिए? इसके लिए एक कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी होगी, तभी ये सही होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका ओरिजिनल वो जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको फॉर्मूला, वो देख लेते हैं। तो पहले उससे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने क्या बताने का प्रयास किया था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने न्यूटन ने ये बताने का प्रयास किया कि अरे भाई कितने फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, कि कितना फोर्स चाहिए उस बॉडी को, कि आप उसको मूव कराओ, कि उसको रुका दो, कि जो भी, कि कितने फोर्स की आवश्यकता है, उसको न्यूटन ने सेकंड लॉ में बताया। तो उसका जो वो होता है डी पी बाई डी टी। डी पी हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मैंने पहले ही बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एन इंटू वी होता है, तो इसको हम डी एम वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू एम इन प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ये अगर ये वाला पार्ट जीरो हुआ, ये वाला पार्ट जीरो हुआ, ये वाला पार्ट अगर डी एम बाई डी टी वाला पार्ट जीरो हुआ, मतलब मास कांस्टेंट है, क्योंकि कोई कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो फिर ये बन के, और डीवी बाई डी टी हो गया एक्सीलरेशन, तो ये होता है m इंटू ए। तो ये f इज इक्वल टू m इंटू ए तभी स्टैंड्स करेक्ट व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। ये कब होता है? एक बहुत ही अच्छा केस है जब एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगेगा, मतलब चलने का वो तो हो गया भाई साहब, दौड़ने ही लगेगा बहुत तेज, तब उसका मास चेंज होने लगता है धीरे धीरे करके। उससे पहले तक हमें तो सिर्फ ये वाला लगेगा, लेकिन असली फॉर्मूला ये होता है। और जब डी एम बाई डी टी जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो डी वी बाई डी टी इंटू एम आ गया, और डी वी बाई डी टी हो गया एक्सीलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दिस ओनली स्टैंड्स ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ओके, तो और ये भी बहुत जरूरी है कि न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बताया था, कि कितने फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में, जो कि शायद आज का हम लोग कल आखिरी टॉपिक होगा। फिर अगले लेक्चर में हम और डेप्थ में जाके बात करेंगे कि किस हिसाब से mg काम करता है, टेंशन काम करता है, और क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल की, कैसे लगाते हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो इसी लेक्चर में, नहीं तो वो अगले लेक्चर में बात करेंगे इन डेप्थ। तो चलिए पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बताता है कि फॉर एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग साइमल्टेनियसली एंड ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। इसका एक बहुत ही देसी खोपचा कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखा था, तो वो आप लोग को भी बता रहा हूँ कि अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ, क्या क्या, अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इट इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड कि मतलब अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है एफ तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ। ठीक है, फिर इट इज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑफ द सेम नेचर, लेकिन नेचर सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो यही कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा जो मैंने अभी बताया। अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया है एफ तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ, और इसका क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन सेम नेचर का होगा। तो यही था न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बोलते हैं mg क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल क्या है, नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे क्या लगता है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन क्या है, टेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, और सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ ट्रिकी क्वेश्चन जो फंस सकते हैं वो अगली क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। थैंक यू गाइज।